बॉलीवुड के सिंघम और दबंग तो देखे होंगे, मगर आज आप मिलिए असल जिंदगी के सिंघम से, जिनका नाम है दीपक शर्मा। दीपक शर्मा दिल्ली के केंद्रीय कारागार तिहाड़ जेल में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात है। ये नाम केवल उनके लिए ही है, मगर पूरा तिहाड़ जेल इनको सिंघम और बाउंसर के नाम से ही पुकारता है। कैदी इनके नाम से थर-थर कांपते हैं। अगर इनकी निजी जिंदगी की बात की जाए तो इन्होंने स्कूली शिक्षा दिल्ली में गुजराती समाज सीनियर सेकेंडरी से पूरी की है। बचपन से ही सपना था कि कुछ अलग करना है और इसी सपने ने दीपक शर्मा को सबसे अलग बना दिया। आपको बता दें कि दीपक शर्मा अपने बड़े भाई को अपना आदर्श मानते हैं और अगर इनकी फिटनेस की बात की जाए तो दीपक शर्मा रोजाना जिम में 4 से 5 घंटे वर्कआउट करते हैं, जिससे इनका शरीर लोहे जैसा बन गया है। इनके शरीर का वजन 92 किलो है। खास बात ये है कि इन्होंने देश की बेटी निर्भया को इंसाफ दिलाने में अहम भूमिका अदा की है। इसके अलावा अगर इनकी सफलता की बात की जाए तो ये मिस्टर यूपी में सिल्वर मेडल, मिस्टर हरियाणा में गोल्ड मेडल, स्टील मैन ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल, आयरन मैन ऑफ इंडिया में भी सिल्वर मेडल, मिस्टर इंडिया में गोल्ड मेडल लेकर देश के नाम को गौरवान्वित करवाया। इतना ही नहीं, कई मेडल अपने नाम करके देश के नाम को ऊंचा किया है। साथ ही इन्हें भारत सरकार की तरफ से 2019 में स्वाभिमान खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ऐसे पुलिस अधिकारी समाज को बेहतर बनाने के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज के मेहमान में हम आपको एक खास मेहमान से मिलवाने के लिए आए हैं तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल का नाम तो आपने सुना ही होगा। आखिर वहां पर आने वाले के लिए एक बहुत बुरा ख्वाब होता है, लेकिन इनमें रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती है। खास एक बात और, आज आपको तिहाड़ जेल के सिंघम से मिलवाएंगे। वो सिंघम जिन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरी हैं। और आपको ये बता दें कि एक ऐसा सिंघम जो बॉडी बिल्डिंग में ऐसी बॉडी बिल्डिंग करता है कि हर कोई उनके दीवाने हैं। आप दबंग या सलमान खान को देखकर हैरान हो जाते हो, लेकिन आज जब तिहाड़ जेल के सिंघम यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से मिलेंगे दीपक शर्मा से, तो आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए सीधा तिहाड़ जेल के दीपक शर्मा यानी सिंघम से आपको मिलवाते हैं। और ये बहुत बेहतरीन है कि आज हमारी युवाएं क्या कुछ समझती है इस चीज़ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तिहाड़ जेल ये ऐसा नाम है जिसे हर कोई सुनकर डर जाता है। इसमें आना तो उनके लिए एक बहुत बुरा ख्वाब होता ही है, लेकिन आप तो इसके अंदर ड्यूटी करते हैं, सुबह से शाम अपना वक्त यहीं ज़ाया करते हैं। लेकिन पहले मैं जानना चाहूँगी कि तिहाड़ जेल से लोगों का जो एक डर है, यहाँ पर वही आते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया हो, लेकिन आपकी यहाँ पर एक ड्यूटी है और वही कैदियों के बीच में, क्योंकि आपकी एक आसान जॉब नहीं है। न जाने तमाम ऐसे कैदियों से आप मिलते हैं जिनका दिमाग में क्या क्या होता है, लेकिन आपको उनसे कभी डर नहीं लगता? जी राधिका जी, जहाँ तक बात आप डर की कर रहे हैं, तो ये मेरा काम है और ये मुझे करना है और मैं इसको ईमानदारी से अच्छे तरीके से करता भी हूँ। और क्रिमिनल्स है, अगर इनसे मैं डरूँगा, किसी ना किसी को तो आगे आना है, किसी को तो ये काम करना है। तो इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए मैं इसको अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। एक सवाल होगा तिहाड़ जेल पर, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, किस तरह एहतियात बरते गए थे अगर मैं यहाँ पर रहने वाले कैदियों के बारे में पूछूँ? जी, कोरोना के अंदर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस रही उनको हमने पूरे अच्छे से फॉलो किया। हमने क्वारंटाइन वार्ड्स बनाए, जो न्यू इनमेट्स थे उनको हमने उसमें आइसोलेट किया और प्रॉपर उनका मेडिकल और बाकी चीज़ों का ध्यान दिया। इसके अलावा हाई कोर्ट की जो कमेटी रही, उस कमेटी के तहत तकरीबन 3000 इनमेट्स को हमने कोरोना के लिए जो एक इमरजेंसी पैरोल भी ग्रांट की, जिसमें 45 दिन तक वो सब लोग बाहर रहे। और मैं कहना चाहूँगा तिहाड़ के अंदर हमें कुछ ऐसा कोई ग्रीवियस कोई केस देखने को नहीं मिला कि जिससे कोरोना एक पेंडेमिक के तौर पे देखा जाए। हाँ। जी, पेंडेमिक के तौर पे अंदर फैला हो या हमें उसे को कंट्रोल करने में कोई खास परेशानी हुई हो। तो मतलब पूरे एहतियात, जिस तरह गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन थी वो ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काम किया गया था। लेकिन गेट नंबर 4 की बात करूँ, गेट नंबर 3, अलग अलग गेट बने हुए हैं और अलग अलग पूरी तरह प्रॉपर तरीके से जो लोग यहाँ पर मिलने आते हैं अपने परिवार वालों से, तो क्या उनके लोगों पर भी वो पूरी चीज़ें फॉलो होती हैं, क्योंकि उन्हें एंटर करते वक्त? जी पब्लिक मीटिंग की अगर हम बात करें राधिका जी, तो अभी पब्लिक मीटिंग हमने इसी मंथ से शुरू की है। उससे पहले हम इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मीटिंग्स करा रहे थे। मतलब
अंदर जो रह रहे हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलवा रहे हैं? जी, जी, उनकी फैमिली से और उनके लॉयर से हाँ। हम उनकी मुलाकात जो वीक में 1 दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे करा रहे थे। हाँ, हाँ। हाँ। ठीक है, चलिए। तो ये बात तो हो गई है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात करवा रहे थे। कोरोना काल में क्या कुछ, लेकिन आपको सिंघम के नाम से जाना जाता है। हमारे युवाओं को आज सीखने की बहुत ज़रूरत है आपसे, क्योंकि जो युवा नशे में लिप्त हो चुकी हैं, उन्हें ये होश नहीं है कि अपना समय कहाँ जाया करना है। लेकिन इतना समय यहाँ बिताने के बाद आप अपनी बॉडी बिल्डिंग है, फिटनेस आपका देखकर है, मतलब दबंग वाले हीरो को आप फेल करते हुए जा रहे हैं। मुझे लगता है जितने बॉलीवुड एक्टर्स को देख रहे हैं वो आपको जो देख रहे हैं वो ये समझ में आ रहे होंगे कि कुछ तो आप करते होंगे। कितना समय है जो आप अपने आप पर देते हैं? जी, बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए एक ये मेरा लाइफ स्टाइल है, मेरा पैशन है। मेरा जो टाइम ऑफिस के अलावा जो भी मैं टाइम निकाल पाता हूँ, तो खुद को ग्रूम करने के लिए मैं जिम में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक डेली अपना बिताता हूँ। और पिछले तकरीबन 4 से 5 साल से मैं इस अपने बॉडी बिल्डिंग करियर को कर रहा हूँ, जिससे मेरे को ऑफिस में एक अलग पहचान भी मिली है। जो इनमेट्स हैं, मेरे को वर्कर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनसे मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए एप्रिसिएशन मिलता रहता है। तो इस चीज़ से मैं बहुत सेटिस्फाइड भी हूँ। बिल्कुल, यानी कम से कम यहाँ एक चीज़ हमें समझ में ये नहीं आ रही है कि 2014 से पहले तो दीपक शर्मा ही थे, लेकिन इतनी सुर्खियाँ 2014 के बाद बटोरना शुरू किया। तो ये एकाएक दिमाग में क्या आया कि जॉब के साथ साथ मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग मेरे बारे में बात करें, युवा आपसे सीखें? जी, अगर मैं बात अपने बॉडी बिल्डिंग करियर की करूं, तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं 2009 में जेल सर्विसेज को मैंने ज्वाइन किया था। और उसके बाद मैंने आगे भी कोशिश की लाइफ में कुछ बेहतर करने की। तो तकरीबन 2013-14 में ओवर एज होने के बाद जब मुझे लगा कि आगे मैं कंपटीशन से या बाकी चीज़ें फेस नहीं कर सकता, तो मैंने एक अपना नया एक करियर बनाने का सोचा। और मुझे लगा कि यूनिफॉर्म में फिट रहने से बेहतर कुछ नहीं है, और इस लाइन में काफ़ी स्कोप है। अगर मैं इसको अच्छे से करता हूँ तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और जैसा आप देख रहे हैं, मैं काफ़ी चीज़ें अचीव कर भी चुका हूँ, और अभी आगे भी मेरे कुछ फ्यूचर गोल्स हैं जिनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि दीपक जी चलिए आप, क्योंकि हम जेल के गेट पर खड़े हैं और ये तिहाड़ जेल है। वो तिहाड़ जेल, अगर कोई भी बुरे काम किए तो सजाओं जो है आपको तिहाड़ जेल में ज़रूर मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह, तो सबसे बड़ी सज़ा वो है फांसी की सज़ा। उस पर मैं ज़्यादा सवाल आपसे नहीं करूँगी, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज़्यादातर हम युवाओं को कुछ सिखाएं, हमारे आने वाली पीढ़ी आपसे सीखे। जब आप सिंघम बन चुके हो, जेल के अंदर रहकर यहाँ पर अपनी ड्यूटी करते हुए लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग बन जाते हैं, तो जानना ये ज़रूरी है कि अगर हम निर्भया के दोषियों की बात करें, लंबा वक्त लगा उनको फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए, आप ही उस जगह मौजूद थे, आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी। क्या ये सच है, ये जिम्मेदारी आपके पास थी? जी, निर्भया केस में फांसी के लिए उस टाइम मैं मंडोली जेल पोस्टेड था, तो 3 दिन के लिए स्पेशली मेरे को यहाँ ट्रांसफ़र किया गया था। और उस एग्जीक्यूशन मतलब वहाँ से आपको यहाँ जी। ट्रांसफ़र किया गया, सिर्फ इसलिए कि एक जिम्मेदारी के नाते पर ये जिम्मेदारी आपको दी जाए? जी, उस एग्जीक्यूशन का एक पार्ट रहा, और हमने उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। जो भी कोड ऑफ कंडक्ट थे, उन चीज़ों को देखते हुए उस एग्जीक्यूशन को पूरा किया गया। जी, यानी जिम्मेदारी को भी इन्हीं को, मतलब हर कोई जानना चाहता होगा उस वक्त तो कि दीपक शर्मा के कंधों पर वो जिम्मेदारी थी। और भारत में पहली बार हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ कि जब 4 लोगों को एक साथ फांसी दी गई, और उस फांसी का इंतजार जब पूरा देश कर रहा था और इंसाफ मिला। लेकिन ये जिम्मेदारी आप निभाने के बाद अगर हम बात करें, आपका जो भरोसा है वो सीनियर्स के लिए और बढ़ जाता है। उसके बाद आपको एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारियां वो देते जाते हैं, और जब भी कहीं ऐसी बड़ी बात होती है तो दीपक शर्मा यानी कि आपको याद किया जाता है। सिंघम के साथ मैं पूछना चाहूँगी, ज़रा बताइए कि जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं वो आपसे थर-थर क्यों कांपते हैं? सीनियर से नहीं, लेकिन ज़रा आपसे इतना डर उनको क्यों? बाउंसर के नाम से भी आपको जाना जाता है जेल के अंदर। जी राधिका जी, हाँ। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो बहुत एक ज़रूरी होता है। और सामने जब क्रिमिनल देखता है कि मेरे सामने कोई इतने अच्छी फिजिक के साथ एक भारी भरकम आदमी खड़ा है, तो वो पहले ही आधा हो जाता है। तो जैसा आपने कहा कि जेल में मेरे को कुछ लोग बाउंसर्स भी कहते हैं, और बाउंसर के नाम से मैं यहाँ फेमस भी हूँ। तो आप बॉडी लैंग्वेज, फिजिक से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो इनमेट्स हैं वो सामने जो क्रिमिनल है वो पहले ही देख के आधा हो जाता है कि अगर इससे मैं उलझता हूँ तो उसके क्या परिणाम होंगे। दीपक जी, हर कोई यहाँ पर आकर अंदर की बात नहीं जानता है, लेकिन आप बेखूबी से समझा पाएंगे हमारे युवाओं को
फिर युवाओं पर हम बात करेंगे। अंदर जो क्रिमिनल होते हैं, अंदर जो मैं कहूँगी जो गुनाह करके बैठे हुए हैं, आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ ऐसे टेढ़े लोगों से कभी आपकी मुलाकात हुई जैसे आपको लगा कि नहीं ये कुछ अलग है? इस तरह के एनकाउंटर्स हमारे इनमेट से रोज़ ही होते हैं। हमारे पास डेली नए इनमेट्स बंद होके आते हैं। तकरीबन 200 से 300 लोग डेली बंद होते हैं। इतने ही लोग नए रिलीज़ भी होते हैं हमारे पास से। तो ये हमारा पार्ट ऑफ रूटीन है, ये सब चलता रहता है। हाँ, चलिए तो अब दीपक शर्मा जी, हम जरा आपकी जो बॉडी सोडी की बातें हो रही हैं, आपकी सिंघम वाली जो दुनिया आपके बारे में बातें करती है और 36 इंच का सीना नहीं 56 इंच का सीना लिए आप घूमते हैं, तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को वो दिखाया जाए और इसी यूनिफॉर्म में हम चलते हैं। अब हम जिम पर चलकर जरा ये देखें इस बात में कितनी सच्चाई है, तो क्या कहते हैं चलकर दिखाया जाए? जी बिल्कुल, चलते हैं जरूर। यार। तो हम अभी सिंघम यानी दीपक शर्मा के साथ जिम में चलते हैं, वहाँ चलकर आपको बताते हैं कि भला आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगाइएगा, क्योंकि आज दीपक शर्मा अपनी ड्यूटी करते हुए कैसे खुद को फिट रखना है, देश के नाम कितने मेडल लाना है और आने वाले समय में क्या करना है ये तय कर चुके हैं, और युवाओं के लिए क्या करना है, भारत को कैसे इंस्पायर करना है, तमाम आइडियाज़ लेकर अगर वो तैयार हैं तो फिर आप क्यों पीछे रह रहे हैं? आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि नशे से मुक्त होना और अपने आप को फिट रखना। कैसे फिट रखते हैं, चलिए हमारे साथ दिखाते हैं जिम पर। तिहाड़ जेल के सिंघम को अब हम जिम पर लेकर आए हैं। भला जो इतनी बातें हम सुनते आ रहे हैं, कहते हैं कि बॉडी बिल्डर बनकर उन्होंने दुनिया भर में अपने नाम को काफ़ी अच्छा चमकाया है, और उसके पीछे की वजह है कि मैं युवाओं को कुछ सिखा कर जाऊँ। तो क्यों ना हम आपको यहाँ पर हमारे देखने वाले दर्शकों को ये बताएं कि तिहाड़ जेल के सिंघम दीपक शर्मा वर्कआउट में क्या क्या करते हैं और वो खुद को कैसे फिट रखते हैं, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग भी जब आपको देख रही होगी तो वो आपसे बहुत कुछ सीख रही होगी। तो मुझे ये बताइए कि क्योंकि आज तो आप यूनिफॉर्म में हैं, सीधा हम यूनिफॉर्म में बात करते करते जिम पर पहुंचे हैं, लेकिन पहले ये बताइए कितना वर्कआउट आप करते हैं? जो मेरा वर्कआउट सेशन जाता है राधिका जी, वो 1.5 से 2 घंटे का रहता है, जिसमें पर डे 2 मसल पार्ट हम ट्रेन करते हैं। ठीक है। जैसे बात अगर मैं करूँ, आज अगर मेरे को चेस्ट ट्रेन करनी है तो चेस्ट के साथ मैं ट्राइसेप ट्रेन करूँगा। अगर मेरे को बैक ट्रेन करनी है तो बैक के साथ मैं बाइसेप्स ट्रेन करूँगा। शोल्डर ट्रेन करना है तो उसका लेग्स ट्रेन करूँगा। मतलब डेली ये है कि आपको 2 घंटे करना है। तो ऐसा कभी होता है, क्योंकि आप तो ड्यूटी वाले हैं, कभी ऐसा होता है निकल जाना होता है जल्दी, कभी ऐसा भी होता है कि इमरजेंसी में बुला लिया जाता है, तो फिर अपने आप का कैसे मेंटेन रखते हैं शेड्यूल को? जी वो डिपेंड करता है राधिका जी। अगर मैं मॉर्निंग आवर्स में ऑफिस आ रहा हूँ तो कोशिश मेरी रहती है लेट आवर्स में, इवनिंग आवर्स में मैं अपना जो वर्कआउट है वो पूरा करूँ। और अगर इवनिंग आवर्स में अगर मैंने ऑफिस आना होता है तो मैं मॉर्निंग आवर्स में अपना शेड्यूल पूरा करता हूँ। मॉर्निंग या इवनिंग मतलब करना ज़रूरी है, उसे नहीं छोड़ना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए, और वो सबसे पहले और सबसे बेहतर ये होता है कि आप अपने लिए कुछ कर पाएँ और वो समय आप निकाल लेते हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। जी ये तो हमारा लाइफ स्टाइल है, अपना पैशन है कि आपको एक्सक्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक्सक्यूज़ मैं दे सकता हूं, लेकिन अगर मुझे पता है कि हाँ मुझे करना है, खुद को बेहतर बनाना है, तो टाइम मुझे निकालना होगा। ये कोई और नहीं करेगा, वो मुझे खुद करना है और मैं करता भी हूँ। अच्छा, ये टाइम आपको निकालना ही निकालना है, यही तो आपको सीखना है कि अच्छा एक चीज़ मेरा यहाँ पर ये सवाल बहुत ज़रूरी हो गया है, मैं उस टाइम आपसे पूछना चाह रही थी, लेकिन आप ये बताइए कि ज़्यादातर हम अगर बात करें जितने भी फिटनेस वाले होते हैं, जितने भी अगर मैं महान योद्धाओं की अगर बात करूं, या वो जीतते हैं तो मेडल जीतते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो संख्या है वो क्रिमिनलों की इन्हीं लोगों की होती है, उसके बारे में थोड़ा समझाएंगे? आपने ठीक कहा राधिका जी, काफ़ी क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो एक बहुत अच्छा फिजिक लेके बहुत जी हाँ, तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि अगर उन्होंने एक अच्छा बिल्ड तैयार किया, एक अच्छा साइज़ या अच्छी खुद के अंदर परफॉर्मेंस लेके आए हैं, तो वो किस डायरेक्शन में जाते हैं। तो बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो एक अच्छे बॉडी बिल्डर होने के बाद क्राइम की तरफ गए हैं। ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं इतिहास उठाकर देख रही थी, जब मैं लिस्ट को देख रही थी, तो बहुत ज़्यादा ऐसा आंकड़ा है जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इस क्राइम की ओर
झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप तो उनके बीच में रहते हैं, तो कभी आप माइंड को पढ़ पाए हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं? माइंड को पढ़ने का, जैसे मैंने आपको बताया, ये सबकी एक इंडिविजुअल अपनी खुद की सोच है कि वो खुद को किस दिशा में लेके जाते हैं। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी हमारे स्पोर्ट्स को, बॉडी बिल्डिंग को थोड़ा सा अगर प्रमोट करे तो ये जो एनर्जी जो चैनलाइज होती है वो नेगेटिव ना होके एक पॉजिटिव वे में ज़रूर जाएगी। यही तो मैं आपसे सुनना चाह रही थी। अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान सरकार की तरफ से चला जाए, गवर्नमेंट इस पर कुछ बेहतर ध्यान दे, तो रिजल्ट और बेहतर आ सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आंकड़ा आप देखेंगे जेलों में जाकर, तो ये लोग क्यों वहाँ पर चले जाते हैं और क्यों वो लोग ऐसा क्राइम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस दिशा में, इस रास्ते पर कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं वो उस क्राइम की ओर दुनिया में कदम बढ़ा लेते हैं। तो चलिए, ये बात तो जेल की दुनिया की हो गई, उसे हम वहीं छोड़ देते हैं और अब हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की। तो आपके पास 2 मिनट हैं और आप जाइए और चेंज करके आइए और फिर बताइए हमारे दर्शकों को कि आप क्या कुछ करते हैं। जी राजेश। ज़रूर। मतलब आप रेडी हैं जिम करने के लिए? बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले आप आज क्या दिखाएंगे, ये बताइए। आज हम शोल्डर से शुरू करते हैं। हाँ, तो पहले हम, ये शोल्डर का वर्कआउट है, ठीक है। अच्छा, हाँ, इसको मिलिट्री प्रेस बोलते हैं। तो ज़रूर। हम तो कितने केजी तक आप वज़न उठा लेते हैं? मैं नॉर्मली जो शोल्डर पे जो मेरा स्नैच जाता है वो 90 केजी जाता है। 90 केजी 90 केजी शोल्डर स्नैच, हाँ स्नैच वेट जो जाता करके है। दिखाइएगा ज़रूर। तो मतलब तिहाड़ जेल के सिंघम बेल्ट 90 केजी का नाम सुनते ही आपका भी मेरी तरह चेहरा बन गया होगा, क्योंकि आसान नहीं है। आपके काम कुछ और हैं, उसके अलावा आप ये समय निकाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हैरानी वाली बात ज़रूर है। ज़रा देखते हैं कि खुद को फिट रखने के लिए और कितना समय इन्होंने खुद को दिया। 2014 के बाद 2020 चल रहा है, तो अपने आप को इस बॉडी में ढालने के लिए, 56 इंच का सीना बनाने के लिए, और इतना वर्कआउट किया, खुद को फिट बनाया और आज नेशनल गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल अपने नाम किए। तो अब मतलब पूरी तरह से आप रेडी हैं? जी। ये 40 केजी की लोडिंग है। चलिए, और आप इसमें- बताइएगा। हाँ, ये 40 केजी लोडिंग है और इसमें 22 केजी का हमारा रॉड का वेट है। टोटल कह सकते हैं इसको तकरीबन 60 केजी वेट है। 60 केजी वेट है जो आप उठा के दिखाएंगे? जरूर। बिल्कुल। दीपक शर्मा जी, सांस तो नहीं फूल रही है, क्योंकि वर्कआउट करते करते मैं चाहूँगी कि एक जवाब ज़रूर दीजिएगा। कितना समय लगा इतना वज़न उठाने के लिए, 90 केजी वज़न उठाने के लिए? देखिए, थोड़ा इनसे बात करते करते ये वक्त इस वक्त वर्कआउट का नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए ये ज़रूर हम कर रहे हैं, लेकिन कितना समय लगा आपको? ये तकरीबन मेरे को 6 साल हो चुके हैं वर्कआउट करते हुए, और हर साल हमारा जो वेट है, जो एक्सरसाइज है वो बढ़ती है, और मैं कह सकता हूँ तकरीबन 1 साल से मैं इस वेट पर हूँ, 90 केजी तक जो मैं वेट अभी लोड कर रहा हूँ, और कोशिश रहेगी अगले साल इसको भी और ऊपर लेके जाने की। मतलब कितना लेकर जाना है? 90 केजी तक तो चले गए हैं आप। जी, वो देखते हैं, जैसे जैसे गोल्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते रहेंगे। अच्छा, मतलब इसके लिए टाइम निकालना है और जैसे जैसे आपके गोल तय होंगे वैसे वैसे आपको काम करना है। लेकिन आगे का गोल क्या है? क्योंकि नेशनल की हम बात करें तो आपने गोल्ड मेडल की हम बात करें, आपने अपने नाम किया है, सिल्वर मेडल आपने अपने नाम किया है, तो अब आगे आपको इंटरनेशनल लेवल तक खेलने जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से आप नहीं जा पाए, यही वजह रही है। तो अब आगे की क्या प्लानिंग है? अब नेक्स्ट ईयर जो मेरा एशिया है, अभी फिलहाल वो टारगेट है। एशिया के बाद वर्ल्ड वगैरह में बाकी जो भी टाइम टू टाइम गेम्स आते रहेंगे उनको मैं करता रहूँगा। ज़रूर। चलिए, और क्या दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम चाहेंगे कि आज हमारी युवा पीढ़ी है वो आपसे बहुत कुछ सीखे, और सीखने के साथ साथ मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट क्या करके दिखाने वाले हैं आप? इसमें शोल्डर का साइड रेज करेंगे हम, इसमें शोल्डर का साइड रेज करेंगे अपने डेल्ट को बड़ा करने के लिए। तो इसमें जो अभी मेरी लोडिंग जाएगी वो 15 केजी वन साइड जाएगी, वैसे उसको मैं 25 केजी तक लेता हूँ। तो हम शुरू चलिए, एक बार आप 15 केजी उठाइए, 15-25 जो भी है। हाँ, तो 15 केजी अगर हम बात करें, दीपक शर्मा जी ने ले लिया है अपने हाथ में, और अब आप बताएंगे कि वो किस तरह, क्या बात है।
ये इतनी बड़ा जो राज है, मैं कहूँगी फिटनेस का, ये ऐसे ही यूं ही नहीं मिल जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह होती है, वो है अपने आप को डेडिकेट करना और खुद के लिए कहीं ना कहीं समर्पित करना, और तब जाकर आप ये सब कर सकते हैं। यकीनन पाना तो हर कोई बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना होता है ये तय नहीं होता है। इसी वजह से तो आजकल हमारी युवा पीढ़ी जो है भटक गई है। उसी वजह से हम चाहते हैं दीपक शर्मा जी युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि नशे की जहाँ पर बात करें, एक लत ऐसी लग गई है मानो यकीनन युवा पीढ़ी के लिए वही वो दुनिया है, और धीरे धीरे सरकार भी इसको कम करवाने के लिए बहुत सारी मुहिम चला रही है, लेकिन उसमें कामयाब होने में वो नाकाम होती जा रही है। जी, बात अगर युवा पीढ़ी की जाए तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि जो हमारे युवा हैं वो एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, और जैसा आपने कहा नशे से दूर रहें, खुद की जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में चैनलाइज करें। जिम या कोई भी आउटडोर एक्टिविटी करने से हमारी इम्यूनिटी, जैसा हम जानते हैं कि कोरोना में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल रहा, तो उस इम्यूनिटी को डेवलप करें। आजकल देखा होगा आपने राधिका जी, जो हमारे यूथ्स हैं उनका 1-2 पुशअप में ही पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सांस फूल जाता है। लेकिन मैं अपना सारा रूटीन फॉलो करने के बाद भी जिम आता हूँ तो 50 से लेकर 60 पुशअप एक बार में मैं ज़रूर करता हूँ। मतलब एक टाइम में जी 50 या 60 हम मान के चले पुशअप आप कर लेते हैं। मैं चाहूँगी ज़रा दिखाइएगा, क्योंकि आज तो हम मीडिया वाले वैसे ही यकीन नहीं करते जब तक हम आंखों से नहीं देख लेते। ज़रा ज़रूर। हाँ, तो अब दीपक शर्मा जी यानी कि तिहाड़ जेल के वो सिंघम, जिन्हें सिंघम के नाम से जाना जाता है, और बाउंसर के नाम से जेल में जितने भी कैदी हैं वो आपको जानते हैं, लेकिन ये जो सिंघम नाम है ये भी आपको दे दिया गया है। उसकी वजह पीछे यही है, खुद के लिए कितना कुछ किया, और साथ ही साथ आप लोगों को ये सिखाना है कि भाई अपने आप को आप बदल सकते हैं, उसके लिए समय देना पड़ेगा। अब आपके पुशअप हैं वो भी हम देख लेते हैं कि एक टाइम में कितना कर सकते हैं। ड्यूटी के तुरंत बाद भी हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, एक समय होता है, एक वक्त होता है पुशअप के लिए। तो आप देखिएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, मतलब गिनती हम करते जाएं और ये करते रहेंगे। लेकिन बहुत खूबसूरती से दीपक शर्मा जी ने वर्कआउट करके दिखाया, और लगातार देखिए किस तरह से वो पुशअप करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इससे ये समझ में आता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आप ऐसी बॉडी बना सकते हैं, तब जाकर आप अवार्ड जीत सकते हैं, तब जाकर आप देश के नाम मेडल ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आज जो ये पूरा प्रोग्राम हम बना रहे हैं, और इसके पीछे की जो वजह है वो यही है कि हमारी युवा पीढ़ी को ये सीखना होगा, समझना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी बदल तो सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए संकल्प लेना ज़रूरी है, अपने आप को समर्पित करना ज़रूरी है। और ये ऐसी साधना है जिसके लिए आपको ये तय करना ज़रूरी है। तो वो तय इन्होंने किया, और अपनी ड्यूटी के बाद, अपनी कहते हैं कि एक डेली रूटीन के बाद भी खुद को इस दिशा में लेकर गए। इतना ही नहीं, सुना है मैंने आपके, आप बॉलीवुड में भी आप एक अपने लिए समय निकालते हैं, बाकी अदर कंपनीज़ की ब्रांडिंग भी आप करते हैं, और मैं कहूँ दिल्ली, या फिर मैं आपको कहूँ यूपी, मिस्टर हरियाणा, तमाम ऐसी चीज़ें, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, अभी पिछले 3 सालों से मैं स्टेज कर रहा हूँ, और तकरीबन 17 से 18 मेडल मैं बॉडी बिल्डिंग में जीत चुका हूँ। तो इतना आराम से बोल रहे हैं 17 से 18 मेडल। हमारे भाई लोग चाहते हैं 1 मेडल हम ले आए, लेकिन आप 17 से 18 मेडल अब तक जीत चुके हैं। हाँ, जिसमें मैं मिस्टर यूपी, मिस्टर दिल्ली, हाँ, मिस्टर हरियाणा, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, क्या बात है, YMCA, आयरन मैन ऑफ इंडिया, स्टील मैन ऑफ इंडिया, और स्टील ऑफ, नेशनल, क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ जी। और अभी लास्ट जो मैंने अभी मार्च में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज नेशनल में अभी गोल्ड जीता था। अच्छा, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो ब्रांडिंग भी आप करते हैं, मतलब किस किस में चाहूँगी कंपनीज में आप ये सब कर रहे हैं? जी, मैं अभी बॉलीवुड एक्टर साहिल खान जी की कंपनी डिवाइन न्यूट्रिशन की ब्रांडिंग कर रहा हूँ, उनका ब्रांड फेस हूँ। और ग्रैनिक गुडीज़ एक राइस केक है, उनका मैं ब्रांड फेस हूँ।
अच्छा, इसके अलावा अभी भी आपका दिल नहीं भरा है? आपने अभी भी तय करके रखा है कि बाकी जो समय बचता है उसमें भी कुछ करना है? सोते कितने घंटे हैं आप? मैं 6 से 7 घंटे डेली सोता हूँ। मतलब इतना समय सोने का भी निकाल लेते हैं और इस बीच इतना काम करने का भी समय निकाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक टाइम टेबल की बहुत ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में। मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये तय करना होगा कितने टाइम में क्या कुछ करना है। दीपक शर्मा शादीशुदा भी हैं? कितने बच्चे हैं आपके? जी, मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा, 2 बेटे हैं। उनको क्या बनाना चाहते हैं? जी, मैं उनके लिए रोल मॉडल हूँ और मेरे से वो काफ़ी कुछ सीखते हैं, और जो मेरी वीडियोस, फोटोज़ वगैरह वो सोशल मीडिया या न्यूज़ पे देखते हैं, तो वो मेरे जैसा बनना ही चाहते हैं। बिल्कुल, दीपक शर्मा की कहानी आज हमारे साथ थी और इस कहानी में सीखने के लिए बहुत कुछ था। साथ ही साथ उस 4 दीवारी के अंदर रहकर काम करना ही नहीं था, उस तिहाड़ जेल में जाकर सिर्फ ड्यूटी करना नहीं था, उस ड्यूटी के अलावा कुछ ऐसा करना था जिसे मैं, आप या हर कोई पूछे या कहे, वाह दीपक शर्मा, तमाम लोग आपके लिए, या यूँ कहें आप तमाम लोगों के लिए रोल मॉडल बने। इतना सब शादी के बाद भी, अपनी ड्यूटी के बाद भी, और नेशनल लेवल तक जाकर खेलना और इंटरनेशनल लेवल तक की तैयारी करना कोरोना काल की वजह से पूरी नहीं हो पाई, लेकिन हिम्मत और जज्बा कम भी नहीं हो पाया। देखते हैं, जैसे ही कोरोना वैक्सीन आ जाती है तो इंटरनेशनल लेवल तक जाकर खेलना है और देश के नाम गोल्ड मेडल जीतना है। लेकिन ये महज अवार्ड या मेडल नहीं है, ये दुनिया भर के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर आप नशा करेंगे तो शायद ये सब कभी नहीं कर पाएंगे। दीपक शर्मा की ज़िंदगी में नशे के नाम से है खाना, या मैं यूँ कहूँ, अगर कुछ ऐसा होता तो शायद इतनी सारी चीज़ें वो अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाते। तो आप भी कुछ बनिए, कुछ ऐसा करिए दीपक शर्मा के जैसा। चलिए, आज के मेहमान में मुझे इजाज़त दीजिएगा, लेकिन लगातार कुछ ऐसी कहानियाँ, लगातार कुछ ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी बदल दें। नमस्कार।